हेलो बच्चों। पिछली सभी क्लासेस में हम धारा के बारे में सीख चुके हैं। धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। उसी तरीके से विद्युत विभव क्या था कि किसी बिंदु पर यदि एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य होता है वो होता है उसका विद्युत विभव। विद्युत प्रतिरोध क्या है कि भाई किसी भी चालक तार में आवेश के प्रवाह को विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रवृत्ति को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ऐसी ओम्स लॉ क्या था कि भाई जो धारा बहेगी ना किसी भी चालक तार में वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है किसके? चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर आपने पैदा किया है। ठीक है जी, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, यानी प्रतिरोधों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये तो मैं आपसे साफ साफ कह ही देना चाहता हूं कि घर के अंदर हम सारे जो भी हमारे बिजली के उपकरण होते हैं, प्रेस, टीवी, एसी, ये सब, वो सब हम समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है जी, इतना जरूर इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए पहले ही मैंने आपको बता दी है। तो प्रतिरोधों का संयोजन, यानी एक से ज्यादा प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाता है, उसके दो तरीके होते हैं। तो पहला है आपका श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में जैसा कि चित्र भी दिखाया हुआ है कि एक प्रतिरोध दूसरे के साथ इस तरह से, जैसे ट्रेन के डब्बे जुड़ते हैं ना, उस तरीके से। या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि मानव श्रृंखला जो होती है, मानव श्रृंखला में अपन क्या करते हैं, एक का हाथ दूसरे के साथ पकड़ लेते हैं। यदि मानव श्रृंखला शब्द भी आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने बचपन में खेले गए वो बच्चों का खेल होता है ना, चैन डुक, चैन टूट जाती है तो फिर डुक्के मारते हैं, तो चैन चैन जो बच्चे खेलते हैं उस तरह से समझ लें। तो जब भी प्रतिरोध इस ट्रेन के डब्बों की तरह, या जो हमारे बचपन के खेले हुए खेल चैन चैन डुक डुक जो कहलाता है, उसकी तरह यदि हम हाथ या प्रतिरोध एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम में। चित्र आपके सामने दिख ही रहा है कि पहला प्रतिरोध दूसरे के साथ एक सिरे से जुड़ा हुआ है, जबकि जो सेल है वो सेल का एक सिरा किसी एक प्रतिरोध से और निम्न विभव किसी दूसरे प्रतिरोध से। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो इस प्रकार से संयोजित हो कि उनमें समान धारा, इस जगह बेटा आप समान धारा जरूर लगा लीजिएगा, तो समान धारा बहती है इसमें। तो श्रेणीबद्ध रूप से इस प्रकार जुड़े हुए हों, संयोजित तो काफी क्लिष्ट हिंदी है, इस प्रकार जुड़े हुए हों कि उनमें समान धारा क्रमबद्ध से, समान धारा मतलब जो धारा इसमें बही वो की वो इसमें बही, तो इस तरह के संयोजन को हम श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। तो कुल मिलाकर श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, इसको आप समझें। इसको मैं दूसरी तरह से और सिखाता हूं। तो ये पहला प्रतिरोध रहा, ये दूसरा प्रतिरोध रहा, है ना, नाम लिख दिया चलो हमने R1 R2। तो इसमें क्या होगा, जो धारा इसमें बह रही है I, वो की वो इसमें बहती हुई निकल जाएगी। ठीक, तो ये किसमें हुआ? आपके श्रेणी क्रम में। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे आप दो दोस्तों की दोस्ती का फिगर भी बना दिया। तो दो बच्चे हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने एक एक हाथ से एक दूसरे को पकड़ रखा है और दूसरा हाथ उनका या तो फ्री है या आगे किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, पर यहां पर कम से कम एक ने दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं? मानव श्रृंखला। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है, बस इतना जो टेक्निकल बात है वो इतनी सी है, समान धारा बहती है, सारे प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। अच्छा, इसका मतलब श्रेणी क्रम कब नहीं है? अब देखिए आप नेगेटिव साइड में देखते हैं, श्रेणी क्रम नहीं है। जरा देखिएगा यहां पर मैंने क्या करा, ये एक प्रतिरोध लिया, ये दूसरा लिया और ये तीसरा ले लिया। ठीक है जी, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया। तो पता है आपसे, अब ये R1 R2 श्रेणी क्रम में नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? अरे भाई जो भी धारा बहेगी उसको कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई ये जंक्शन है, तो कुछ हिस्सा उधर चला जाएगा, मान लो उस तरह I1 चला गया तो बचा खुचा I माइनस I1। यदि ये सिंबल प्रतीक आपको समझ में नहीं आते तो ऐसा मान लो कि भाई 10 एम्पियर धारा आई, 10 एम्पियर धारा में से 2 उधर चली गई, तो 10 में से 2 घटाए तो क्या हुआ, 8 इधर चल जाएंगी। तो अब आप देखिए
सब में धारा का मान अलग अलग है, यानी कुल मिलाकर इसमें I है, इसमें I1 है, तो भाई ये बराबर तो है नहीं। जब बराबर नहीं है तो फिर ये श्रेणी क्रम में भी नहीं होंगे। ठीक है जी। तो समान धारा बहेगी तभी वो श्रेणी क्रम में माने जाएंगे। तो दो प्रतिरोधों के बीच में तीसरा प्रतिरोध नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ दो प्रतिरोधी डायरेक्टली आपस में जुड़े हों, बीच में किसी का भी दखलंदाजी ना हो, तभी वो श्रेणी क्रम में माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। बात बहुत छोटी है, पर न्यूमेरिकल करते वक्त बेटा मैंने बड़े बड़े बच्चों को भी इसमें कंफ्यूज होते देखा है। पर बेसिक यही है कि भाई वहां पर दो प्रतिरोधों के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। तीसरा आते फिर वो श्रेणी में नहीं है, फिर जिसमें भी होगा देखेंगे आगे चल के। चलिए अब हम दूसरा संयोजन देखते हैं। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। अब उसके बाद आएगा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है जी। तो ये तो था आपका श्रेणी क्रम, और इसके बाद आएगा अब आपका समांतर क्रम या पार्श्व क्रम को अब हम लेंगे। तो पार्श्व क्रम का जो चित्र है वो आपके सामने आ चुका है, ये लीजिए। तो इसमें पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, ये तीनों की तीनों देखिए आपकी बार मानव श्रृंखला की तरह नहीं है, बल्कि मैं ये तीनों की तीनों ही एक विभवांतर, ये इसको मैं सेल दिखाना चाहिए था मुझे यहां पर। ठीक है जी, ये सेल जैसा दिखाइए इसको। तो हो क्या रहा है कि तीनों प्रतिरोध किसी एक बिंदु से बिखर रहे हैं और वापस से परिपथ में किसी एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। तो आप तो नोट्स बना ही रहे हैं, तो पार्श्व क्रम या इसके आगे जो ज्यादा प्रचलित शब्द है वो है समांतर क्रम, उसको लिखिए आप। तो पार्श्व क्रम क्या होगा, पीछे से पकड़ना, या फिर दो पहलवान कुश्ती करते हैं, सुमो पहलवान या कोई भी साधारण पहलवान, आप भी बच्चे आपस में लड़ाई करते होंगे तो सबसे पहले ऐसे तो करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तो मानव श्रृंखला में सिर्फ एक हाथ पकड़ा जा रहा था दूसरे के साथ, पर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से लड़ाई करेंगे। तो यानी कि प्रतिरोध के दोनों सिरे, देखिए यहां पर भी ये वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, इसका इधर वाला सिरा भी आपस में जुड़ रहा है और इधर वाला भी आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, इसको अब मैं बोर्ड पर आपको समझाता हूं। तो ये तो वीडियो था, अब हम आते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम समांतर क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम थोड़ा मैंने कम देखा है, इसलिए ज्यादातर किताबों में हिंदी के में समांतर क्रम, फिर भी चलिए आपके लिए लिख दिया पार्श्व क्रम। तो इसमें जो फर्स्ट फीलिंग है पिक्चोरियल, यानी चित्र के रूप से यदि आप समझ पाते हो, तो देखिए ये एक पहलवान, बच्चे ऐसे तो लड़ते हैं, ये दूसरा पहलवान, फिर क्या करते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ये लीजिए, तो पहली लड़ाई यहीं से शुरू होती है, वो बात अलग है, फिर कौन नीचे गिरता है ना। तो लड़ाई जैसा इसमें फीलिंग है। अब जरा देखिए इसको हम प्रतिरोध के उसमें कैसे समझें। ये पहला प्रतिरोध बनाया, तो इस प्रतिरोध के दो सिरे, जैसे मान लीजिए ये ए प्रतिरोध है, ऐसे ये ए आदमी का नाम है, ए बच्चे का नाम है, तो इसके भी दो हाथ रहे, एक इधर एक इधर, इसके भी दो सिरे या हाथ रहे इधर। अब ये इसको बी मान लीजिए, तो जैसे बी मान लेंगे, ये दूसरा हमने बना लिया, ये लीजिए बी बना लिया हमने। ठीक है जी। तो ए और बी का एक हाथ, यानी दायां हाथ एक तरफ लड़ रहा होगा, बायां हाथ भी एक तरफ लड़ रहा होगा, ये लीजिए। तो इसको हम बोलेंगे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब इस बिंदु को कोई नाम रख दीजिए, चलिए इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। ठीक है जी। P चलो उच्च विभव पे मान लिया, Q निम्न विभव पे मान लिया। ऐसा क्यों कि भाई हमने सेल ही इस तरह से जोड़ा होगा, ये लीजिए, ये हमने सेल जोड़ दिया था, तो ये उच्च विभव का बिंदु था, उसने P को उच्च विभव का कर दिया। ये निम्न विभव का बिंदु था, इसने Q को निम्न विभव का कर दिया। ठीक है, इसका मतलब अब कैसे समझेंगे इसको, कि प्रतिरोध A के सिरों पर विभवांतर देखिए कितना हो गया, Vp माइनस Vq। अच्छे से समझिए। तो A जो प्रतिरोध है वो किन सिरों पर जुड़ रहा है, P और Q पर। ठीक है, ऐसे ही आप खुद देखें B भी कहां पर जुड़ रहा है। अरे भाई जो B है, यानी प्रतिरोध A की जगह आज मैं यदि यहां पे B भी लिख दूं, आप तो दोबारा लिख लीजिएगा, तो प्रतिरोध B के सिरों पर भी विभवांतर क्या आएगा, क्योंकि भाई कहां जुड़ रहा है, P पर और Q पर। तो A हो गया या फिर B हो गया। ये जो लाइन होती है वो और के लिए आती है, या के लिए। ठीक है जी। तो प्रतिरोध A हो चाहे B हो, उनके सिरों पर विभवांतर कितना है, ये है। यानी हम कहेंगे दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान है।
तो क्या है आपका विभवांतर समान है, ए व बी के सिरों पर विभवांतर समान है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सामांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब 2 मिनट के लिए मैं चुप होता हूं, तब तक आप इसको उतार लें। तो बच्चों, उम्मीद है आपने नोट्स उतार लिए होंगे। देखिए, श्रेणीक्रम का भी मैंने फिर से दिखा दिया आपको। श्रेणीक्रम में 2 प्रतिरोध एक सिरों पर जुड़ते हैं, यानी 2 बच्चों के बीच में जब दोस्ती जैसा एहसास है कि भाई दोनों एक एक हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, तो वो श्रेणीक्रम जैसी फीलिंग रखता है। प्रतिरोध के सेंस में मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है जी। और पिक्चोरियली या ड्राइंग में समझें तो भी आप समझ लें। कुल मिलाकर श्रेणीक्रम में दोनों प्रतिरोधों के रूप से दोनों प्रतिरोधों के बीच में बहने वाली धारा समान होती है, ठीक है जी। अब वो श्रेणीक्रम में है, उसके बजाय हम ये समझें कि श्रेणीक्रम में कौन नहीं है। तो जरा देखिए, यहां पर एक प्रतिरोध था, उसके इस बिंदु पर हमने दूसरा प्रतिरोध भी लगा दिया, तो पता है अब इन दोनों में समान धारा नहीं बह सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ धारा इधर भी जाएगी, इधर जाएगी तो इनमें समान धारा नहीं रहेगी। तो अब ये श्रेणीक्रम में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके जी। सामांतर क्रम में मैंने आपको बहुत से समझा ही दिया कि जो दोस्त अब तक होता नहीं बच्चों में कि भाई पहले तो आप हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, फिर किसी बात पे छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, तो पहले तो उन्होंने एक दूसरे का सिर्फ एक ही हाथ पकड़ रखा था, फिर क्या हुआ, किसी बात में मतभेद हो गया तो उन्होंने अपने दूसरे जो खुले हुए हाथ थे उनको भी पकड़ के एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। ये देखिए, तो ये ना सिर्फ ए हाथ जोड़ रहा था, बल्कि में बी हाथ भी आपस में उनके बी बिंदु पर जुड़ गए। ये लीजिए, ठीक है जी। तो जब दोनों तरफ के हाथ ए और बी के आपस में जुड़ गए तो उनमें लड़ाई जैसी है ना, फाइट जैसी बात आ गई, लड़ाई हो रही है अब उनमें दोस्ती नहीं रही। तो इसको हम सामांतर क्रम या पार्श्व क्रम बोलेंगे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, जब एक ही बिंदु से प्रतिरोध बिखरते हैं और वापस से दूसरे बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, ये भी हमने वीडियो में बताया था आपको। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामंत क्रम। उसमें सामंत क्रम में खास बात क्या है, विभवांतर समान रहता है। विभवांतर क्यों बोल रहे हैं, विभव नहीं बोल रहे। अरे भाई, विभव एक बिंदु का होता है, जबकि यहां पर क्या है, 2 बिंदु इन्वॉल्व है ना। तो 2 बिंदु जब इस पूरे विवरण में आ रहे हैं तो इसका मतलब विभवांतर बोलेंगे हम, ठीक है जी। विभव किसी एक बिंदु का होता है, विभवांतर की नहीं 2 बिंदुओं का होता है। अब हम वापस से वीडियो की तरफ चलते हैं।
तो जो वहां पर लिखाया गया था या जो वीडियो में था उसको भी एक बार देख लीजिए आप। तो ये सामंत क्रम या पार्श्व क्रम का था, यहां पे सेल हुआ। तो आप ये नोट्स भी उतारते चलिए। घरों के अंदर जो हम लाइटिंग करते हैं वो सामंत क्रम में होती है, क्योंकि सामंत क्रम में चॉइस होती है, इसको ऑफ कर लें आप या इसको, होता नहीं सर्दियों में तो एसी या कूलर चलाने का फायदा नहीं, तो हम उसका बटन ऑफ कर देते हैं। तो घर के अंदर, साधारण घरों के अंदर जो बिजली के उपकरण होते हैं वो हमेशा सामांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जबकि कोई बड़ा खेल का मैदान है या गलियों की लाइटिंग है वो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, क्योंकि उसमें एक बटन दबाते ही एक साथ 50-100 लाइटें जल जाएंगी, तो बेचारा जो गार्ड होता है उसका थोड़ा काम कम हो जाता है। ठीक है जी। ये फिर से वही बात, श्रेणी क्रम में समान रूप से धारा बहती है, जबकि पार्श्व क्रम में जो भी प्रतिरोध होते हैं उनमें प्रत्येक पर वोल्टेज शब्द नहीं आएगा बेटा, विभवांतर समान होता है ना। तो वो मैंने लिखा दिया है, जो गलती है देखो वो मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें। तो प्रत्येक में समान विभवांतर होता है। ये इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल हो गया, वोल्टेज डिफरेंस लिखना चाहिए था उन्हें, बट कई जगह हिंदी जब करते हैं इंग्लिश से तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा बहती है, पार्श्व क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर समान विभवांतर होता है। तो उम्मीद है अब तक आपने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब मैं इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूं जिससे आपकी समझ और बढ़ जाए कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी में है और कौन से प्रतिरोध समांतर में है। फिर इसके सूत्र बताएंगे हम। ठीक है जी। तो सूत्र तो थोड़ी देर में लाऊंगा, फिर भी यहां पे हिंट दे दे रहा हूं। इसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है। इसमें सूत्र में क्या होगा, उल्टा करके जोड़ेंगे, 1/R1। ये भी थोड़ी देर में मैं आपके सामने इनका डिस्कशन या व्युत्पत्ति कहते हैं ना बेटा हिंदी में, डेरिवेशन बताऊंगा इसका। ठीक है जी। तो इसमें क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ेंगे, क्या निकालने के लिए, उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। जबकि यहां पर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध लाने के लिए सीधा सीधा जोड़ देते हैं ना। अभी इस सूत्र थोड़ी देर के लिए याद रख लो, फिर अभी मैं इसका वो डेरिवेशन भी करूंगा। तो श्रेणी क्रम में ये सूत्र होता है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। मान लीजिए एक प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का है, तो हम कहते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 5। तो जैसे साधारण गणित जोड़ते हैं ना अपन, तो बस सीधा सीधा जोड़ दो। जबकि इसमें क्या होगा, वो उल्टा करके जोड़ेगा। ठीक है, उल्टा करके इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए वही 1/2 प्लस 1/3, फिर इसको पूरे को आपको हल करना पड़ेगा। तो हल जब करेंगे तो आप कहते हैं ना क्या, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जिसे कहते हैं, तो बस गुणा बटा जोड़ आ जाता है उसमें, है ना। दोनों का गुणा डिवाइडेड बाय जोड़। तो ये तो अभी हल्की सी ट्रिक दे दी है। ठीक, ये आए कहां से, इनकी व्युत्पत्ति भी अपन करेंगे। ठीक है जी। तो एक छोटा सा सवाल अपन ले लेते हैं। तो छोटा सा सवाल ले लेता हूं, ये लीजिए। ये मैंने एक छोटा सा सवाल ले लिया। तो मान लीजिए 2 ओम है, ऐसे ओम करके दिखा रहे हैं। ये अगला ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये मान लीजिए 5 ओम है, ये मान लीजिए 1 ओम है। ठीक है। और ये आपका जो इच्छा पड़े मान लो, कुछ भी, चलो 2 ओम मान लिया मैंने। तो जब भी सवाल आएगा तो उसमें एक तो सबसे पहले दो खुले बिंदु दिखाई जाएंगे। ठीक है। तो इनको चलो अपन ने कोई नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। यानी जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि भाई जो खुले हुए प्रतिरोध हैं उनके सिरों पर तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। यानी कि AB पर यदि हम सेल लगाएं तो वो सेल कितना प्रतिरोध देखेगा, क्योंकि यहां तो बहुत सारे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, उनकी जगह हमको एक सिंगल वैल्यू रखनी पड़ती है। तुल्य प्रतिरोध का क्या मतलब होता है, ये कि सब पूरे इस सारे 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध को भगा करके सिर्फ उसका एक मान रखना है। वो कैसे रखना है वो भी हम बताएंगे।
तो सवाल हमेशा ऐसे ही आएगा, एक परिपथ बना देगा, उसमें दो सिरे खुले होंगे, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि यदि इन ए और बी पर यदि आप कोई सेल जोड़ लें, ठीक है जी, तो वो सेल इस पूरे प्रतिरोध को कितने तुल्य प्रतिरोध के रूप में देखेगा। तो उच्च विभव हो गया, निम्न विभव हो गया, धारा यहां से चल देगी, धारा यहां से चल देगी, मान लो आई चली, तो सेल की खासियत होती है जितनी धारा उसमें से चलती है उतनी उतनी वापस लौट के आती है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से। तो किसी भी सेल से जितनी धारा निकलती है वापस से उच्च विभव से जितनी धारा जाएगी उतनी की उतनी निम्न विभव में वापस लौट कर आती है। पहला तो रूल ये हमेशा याद रखें। और जो खुला हुआ प्रतिरोध जहां खुले हुए बिंदु थे परिपथ के, वहीं पर सेल लगेगा। और हम सीखने क्या जा रहे हैं, मान लो ये V वोल्ट की बैटरी थी, तो वो हमसे ये कहना चाह रहा है V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस या उसके सिरों पर कितना तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य को इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध यानी इन सबको भगा देंगे, उसके लिए सिर्फ एक प्रतिरोध रखा जाएगा, धारा का मान वो का वही रहेगा। तुल्य प्रतिरोध जब भी लगाते हैं तो धारा का मान कभी भी नहीं बदलता है। तो इस पूरे परिपथ को ये वाला परिपथ इंगित करेगा, यानी इसको ये वाला परिपथ, ये दोनों परिपथ एक तरह से बराबर होंगे। ये मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने का। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो मुझे श्रेणी सामांतर क्रम दिखाना है, तो आप जरा बताओ 2 ओम और 3 ओम किस में है, आपस में आप सब बच्चे डिस्कस करके बताओ, ये 2 ओम और 3 ओम किस में है, श्रेणी में है या समांतर क्रम में, बताइए। कुछ सोचा? देखो भाई ये श्रेणी में तो नहीं है, क्यों? जो आई धारा भाई वो क्या देखेगी, दो रास्ते दिखेगी। तो जब इसमें आई धारा आई तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो मान लीजिए इधर I1 गया तो इधर क्या हो जाएगा, I माइनस I1। तो मैं ये कहना चाहता हूं 2 ओम और 3 ओम, 2 और 3 ओम श्रेणी में नहीं है, पक्का नहीं है। तो 2 ओम एवं 3 ओम श्रेणी क्रम में नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये धारा फिर आगे बढ़ेगी, चलो I1 इधर बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि और कहीं उसका रास्ते में लीक होने का तो चांस है ही नहीं, कोई और परिपथ प्रतिरोध है ही नहीं। तो 3 ओम से बहती हुई धारा I1 यहां तक आ गई, तो देखो दोनों में धारा समान हो गई ना। उसी तरीके से I1 को भी यहां पर कहीं कोई लीकेज तो हो ही नहीं रहा, तो I1 इसमें चली जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 ओम, 5 ओम एवं 1 ओम ये सब किसमें है, श्रेणी में है। ये सब किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इस साइन से सब परिचित होंगे, इसको और इंग्लिश का एंड की तरह अपन लेते हैं। तो साइन, इस प्रतीक से आप परेशान मत हो, आजकल मोबाइल में सबके ये होता है। तो 3 ओम, 5 ओम एवं 1 ओम, और आप कहेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छे से लिख देता हूं। तो 3 ओम, 5 ओम एवं 1 ओम किसमें है, वो श्रेणी क्रम में होगा। इसको अच्छे से उतारें। और ये जो प्रतीक होता है इसको अपन एम्परसेंड साइन कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके यूं करके यूं, ठीक है, ये और या एंड को बताता है। इसको मैं हटा देता हूं, जो काम की बात नहीं है, कुछ जनरल नॉलेज की बात करते चलेंगे, पढ़ाई की तो है ही। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो तीनों श्रेणी क्रम में तो इनको जोड़ देंगे। थोड़ी देर पहले आपको सूत्र बताया था ना, देखिए यहां पर श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो जोड़ते जाएंगे, ये तो पता है, 3 और 5 8, 8 और 1 9, यानी इसको भगा करके यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 ओम लिख सकते हैं। तो वो भी मैं आपके सामने बताता चलता हूं। तो इन तीनों को भगा करके हम क्या कर दे रहे हैं, 9 ओम लगा दे रहे हैं यहां पर। ये लीजिए, ये आ गया 9 ओम। और वो ये तीनों कहां लग रहे थे, इस जगह पर, है ना। इसको कोई भी नाम दे दो, एक्स और वाई दे देते हैं। तो ये किस पर लग रहा है, एक्स और वाई पर। ये एक्स और ये वाई, ठीक। और उन एक्स और वाई पर कौन लग रहा है, 4 भी लग रहा है। तो 4 को देखो मैं
बोलिए। तो ये 4 ओम एक्स और वाई पे लग रहा था, उसी एक्स और वाई पर बचे हुए तीनों लग रहे थे, तो इन तीनों को भगा करके हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 9 ओम। अब देखो इन दोनों में लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है इनमें, तो ये सामांतर क्रम में आ गया अब ये, क्योंकि 4 ओम का भी एक सिरा एक्स पर है, 9 ओम का भी एक सिरा एक्स पर है पक्का, ऐसे ही 4 ओम का दूसरा सिरा वाई पर है, 9 ओम का भी दूसरा सिरा वाई पर है, तय हो गया ना। तो ये आपको बताया था ना कि सामांतर क्रम में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे लड़ाई करते हैं। फिर आगे देखते हैं और क्या लग रहा है अब इसमें, 2 ओम लग रहा है इधर, ऐसे इसमें भी 2 ओम इधर लग रहा है, बाकी बैटरी तो उधर लगी रही है। तो क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इसको उल्टा करके आप जोड़ लो, ठीक है जी, ये आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उल्टा करके जोड़ा जाता है, ठीक है जी। तो इसको उल्टा करके आप जोड़ लीजिए। तो उल्टा करके आप लघुत्तम समापवर्तक लेके देखिएगा। तो मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूं। तो 1/9 प्लस 1/4 इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कहाँ का, x और y के बीच में, ये हो गया x y के बीच में तुल्य प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, लघुत्तम समापवर्तक के लिए आपको छोटा मोटा गणित आना चाहिए। तो 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 36, फिर 9 चौक 36 तो 4, फिर 4 नम 36 तो ये, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध एक्स वाई के मध्य। फिर तुल्य प्रतिरोध को ऊपर कर देंगे, तो R जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 36/13। तो 36/13 एक्स और वाई के बीच में तुल्य प्रतिरोध होगा। वैसे इतना मत सोचिएगा, कुछ नहीं, दो राशियों का गुणा डिवाइड बाय उनका जोड़ कर देते हैं। तो राशियां कौन कौन है, 9 एवं 4। तो 9 और 4 का गुणा कितना हुआ 36, 9 और 4 का जोड़ कितना हुआ 13। तो समांतर क्रम में यही सूत्र है, गुणा डिवाइडेड बाय जोड़, दो प्रतिरोधों का गुणा डिवाइड बाय उनका जोड़। आइए, तो अब क्या होगा कि इनका तो हम वो लिख लें 36/13, इधर हो गया तुम्हारा 2 और नीचे वाला एक और 2, ठीक है, ये आपका सेल लगा ही हुआ है। अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि जो भी धारा बहेगी उसको और कहीं लीक होने का चांस है ही नहीं। तो अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, ठीक है जी। तो तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा आपका 2 + 2 4, 4 के अंदर अपन क्या जोड़ लेंगे 36/13, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेना, ये 13 तो ये हो जाएगा 52 + 36, इसको जोड़ लें तो ये आपको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। इस पर ध्यान दें। बाकी और जो सूत्र के डेरिवेशन है ये सब कि भाई ये आए कहां से थे, R1 + R2, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको कि भाई न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप देख लें। ये सवाल मैं अगली बार भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में आता नहीं है। मैं भी समझता हूँ 10th क्लास के बच्चे हैं और कोरोना वोरोना में वैसे ही आपकी पढ़ाई सब छूटी हुई है, ठीक है। तो आज इसीलिए इसको बता दिया है, फिर अगली बार इसके लिए अपन फिर कोशिश करेंगे, ये है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, एक बार में तो देखो समझ में नहीं आता है, पर श्रेणी और सामांतर क्रम को समझना बहुत जरूरी है। मैंने तो 12th पास के भी बच्चे जो ड्रॉप पड़ जाते हैं, इवन बीएससी में भी आ जाते हैं, उनका भी श्रेणी सामांतर क्रम उनका गड़बड़ी देखा है। तो मैं आपसे भी उम्मीद नहीं करता कि आप एक ही बार में उसको समझ पाएंगे। बाकी मेहनत करते रहिए, वो इसका उपाय है। नेक्स्ट टाइम हम इसका R1 + R2 और इनका व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन देखेंगे। शुक्रिया।